से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारी इमरजेंसी सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें आज हमारे पास जो इमरजेंसी है वो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है। आज जो हमारे पास इमरजेंसी है वो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी जो है ये भी बड़ी आम है। इसमें हमने कोई तकरीबन 8 टॉपिक रखे हुए हैं, जिसमें थर्मल इमरजेंसी है, जिसमें बर्न है, जिसमें फ्रॉस्ट बाइट है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंटल इमरजेंसी है। तो ये वो इमरजेंसी हैं जो बहुत कम टच की गई हैं, और अगर कहीं कहीं किसी ने लिखा भी है तो मुख्तलिफ जगह पे है, वो कहीं सब्जेक्ट एक जगह पे नहीं है। तो इमरजेंसी सीरीज़ करने का मकसद ये था कि हमें ये सारी जितनी भी हेड टू टो इमरजेंसी है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लें। तो आज वाला जो टॉपिक है ये भी हमारा रोज़मर्रा का इमरजेंसी है, जो एनवायरमेंटल इमरजेंसी है। असल टॉपिक पे आने से पहले हमारी एक रूटीन है कि हम एक अफरोज़म को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनन की जो क्लास है, जो हनीमन की बुक है ऑर्गेनन, उससे हम एक अफरोज़म डिस्कस करते हैं। और आज मेरे पास जो अफरोज़म है वो 183 है। इसमें वो कहता है जब भी पहली दवा के सूदमंद असरात मरतब होना बंद हो जाएं, अगर नई अलामात अपनी शिद्दत की वजह से, जो कि दवा की कलील मिकदार की वजह से रूनुमा होती हैं, मज़ीद जल्द इमदाद तलब करती हैं। वो कहता है कि जब पहली दवा के सूदमंद असरात मरतब होना बंद हों, जब दवा हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके असरात रुक जाएं, मरीज आके कहे कि अब मज़ीद असर नहीं होता। मुज़मन अमराज में ऐसा बहुत कम होता है। वो ये कहता है जो कि दवा कलील मिकदार की वजह से रूनुमा होती हैं, मज़ीद जल्द इमदाद तलब करती हैं, कि वो फिर दोबारा इमदाद कहते हैं, वो दोबारा दवा को दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। तो मर्ज़ को नए सिरे से तशख़ीस करना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है कि वो मुज़मन अमराज में ऐसा बहुत कम होता है। वो मुज़मन अमराज में कहता है कि जब हम दवा दे जाते हैं तो फिर बहुत कम होता है कि हमें दवा दोबारा दोहरानी पड़े। तो मर्ज़ के नए सिरे से तशख़ीस करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में वो कहता है कि मर्ज़ को केस रीटेक करें, दोबारा समझने की कोशिश करें कि मर्ज़ के मौजूदा कैफियत को लिखना चाहिए और इन अलामात की बुनियाद पर दूसरी दवा का इंतखाब करना चाहिए। जब पहली दवा के सूदमंद असरात मरतब होना बंद हो जाए, जो आप दे रहे हैं दवा, अब यहाँ 2 पहलू होते हैं कि एक आपने दवा इस्तेमाल की और या तो आपने दवा बंद कर दी। तो अगर आपने दवा बंद कर दी तो फिर क्या होगा कि आपको दवा रिपीट करनी चाहिए। लेकिन आप दवा दे ही जा रहे हैं और फिर उसके असरात मरतब नहीं हो रहे, केस रुक गया है, तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि दोबारा मुशाहिदा करें, केस का दोबारा मुशाहिदा करें
और मौजूदा मर्ज की जो कैफियत है उसको लिखना चाहिए, और इन अलामात की बुनियाद पर दूसरी दवा का इंतखाब करना चाहिए जो मौजूदा हालत में मौजू रहेगी, और इसके बाद इस दवा का इंतखाब किया जा सकेगा जो सबसे मौजू होगी, क्योंकि अब अलामात ज़्यादा और मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा आप कोई दवा इस्तेमाल करते हैं और वो दवा अपने असरात, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ, वो दवा अपने असरात छोड़ देती है। अब आपको जब मेरा एक लेक्चर है वेल वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल व्हाट शुड बी डन, उसमें ये होता है कि जब दवा आपने वेल सिलेक्ट की और उसने काम करना छोड़ दिया तो पहले क्या करते हैं, उसकी पोटेंसी को अप डाउन करते हैं कि हो सकता है वो दवा की जो मिकदार आप दे रहे हैं वो कम दर्जे की हो या ज़्यादा दर्जे की हो। इसमें हम जो बात कर रहे थे कि वो कहता है कि जब पहली दवा के सूदमंद असरात मरतब होना बंद हो जाएं, और अगर नई अलामात अपनी शिद्दत की वजह से जो कि दवा के कलील मकदार की वजह से रूनुमा होती हैं मज़ीद जल्द अमदाद तलब करती हैं, मुज़मन अमराज में ऐसा बहुत कम होता है, तो मर्ज के नए सिरे से तशखीस करना चाहिए। वो कहता है जब हम दवा देते हैं और जब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि दवा के असरात मरतब होना रुक जाते हैं। अब उसकी दो सूरतें हैं, ज़रा आप इसको हम डिफाइन करते हैं। दूसरी सूरत यह है कि हो सकता है आपने एक दवा दी, फर्ज करें 1 पोटेंसी में दी या CM में दी या 200 में दी या 30 में दी, उसने कुछ अरसा काम किया और वो काम रुक गया, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि दवा को दोहराएंगे। लेकिन वो दवा आप दे रहे हैं, इसके बावजूद फ्रूटफुल रिजल्ट दवा नहीं दे रही। दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दवा आपने पोटेंशियल भी चेंज कर ली, फिर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे। तो बाद दफा ऐसा भी होता है कि ये कंफ्यूज ना आप हो कि आपने दवा दी, वो दवा काम कर रही थी, फिर उसके असरात मरतब होने बंद हो गए। तो ये वो सूरत, उस सूरत की बात कर रहे हैं कि दवा जारी है, दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मजीद कोई फायदा, मरीज कहता है जी अब मजीद मुझे कोई फायदा नहीं होता, तो फिर वो कहता है कि यहाँ आपको दोबारा मुशाहिदा करना चाहिए और एक नई दवा को इंतखाब करना चाहिए। आगे समझिए। और जो नई दवा मुंतखब होगी वो फिर आपको बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि अब वो इसके बाद इस्तेमाल किया जा सकेगा जब से मौजू होगी, क्योंकि अब अलामात ज़्यादा और मुकम्मल हो चुकी है। और एक ज़हन में यह भी बात रखें कि बाज़ दफ़ा किसी दवा का दायरा असर भी ख़त्म हो जाता है, किसी दवा का दायरा असर भी ख़त्म हो जाता है, और वो एक आपने दवाओं के में पढ़ा होता है कि ये दवा जो है ये एक्यूट फेस में काम करती है, ये सब एक्यूट फेस में काम करती है, ये क्रॉनिक, ये सब क्रॉनिक में इस्तेमाल होती है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे एकोनाइट का काम रुक जाए तो क्या करना होता है, फिर आपको सल्फर देनी होती है। जैसे ब्रायोनिया का काम रुक जाए तो आपको क्या करना होता है, नाइट्रोमेर देनी होती है। अगर आप ब्रायोनिया का काम रुक जाए तो एक और दवा है ओपास, आपको ओपास देनी होती है कि सिम्टम वही होते हैं, काम रुक जाता है। इसी तरह बेलाडोना आपने दी है, बेलाडोना का काम रुक जाता है तो आपको कल्केरिया कार देनी होती है। इसी तरह इग्नेशिया आप देते हैं, इग्नेशिया का काम रुक जाता है तो फिर क्या करते हैं आप नाइट्रोमेर देते हैं। आप अगर नाइट्रोमेर का काम रुक जाता है तो आप एसिड फास देते हैं, एसिड फास का काम रुक जाता है तो क्या करते हैं, फिर ऑरोमेट देते हैं। तो अगर ऑरोमेट का काम रुक जाता है तो आप कार्सिनोसन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवाइयों के एक तो दर्जात हैं, एक उनकी लिमिट्स है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि कहीं दवा की लिमिट ख़त्म हो गई है, मुझे अलामात तो सेम ही है लेकिन दवा ने काम करना छोड़ दिया, तो ये कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अंदर ये लिखा होता है कि ये दवा जब काम करना छोड़ दे तो ये दवा काम कर दे। लेकिन यहाँ ये वो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि दवा काम करना छोड़ देगा तो फिर आपको केस रीटेक करना है। तो दोबारा जब आप फिर दोबारा केस को सही तरीके से लेंगे तो फिर इंशाल्लाह मरीज को शफा होगी। बात तो समझ आ गई। यहाँ 2-3 चीज़ों को आपने ख्याल करना है, इस फ्लोजम को कंपैरेटिव स्टडी में डालना है हमने।
कंपैरेटिव स्टडी ये है कि कहीं पोटेंसी तो नहीं हमने छोड़ दी, पोटेंसी अप डाउन करनी पड़ती है, कहीं इंटरकरंट करना पड़ जाता है दवा को, मसलन उसको एंटीसोरक दवा दी जाती है, एंटीसाइकोटिक दवा दी जाती है, एंटीसिप्लेटिक दवा चाहिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवा दी जाती है, तो फिर वो वही दवा काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपका काम नहीं चलता तो फिर आपको केस रीटेक करना। आगे समझ और ज़्यादा वाज़ेह हो गया, ताकि किसी को हिबाम ना रहे कि मैंने दवा दी काम तो वो उठा के आपने पोटेंसी भी चेंज नहीं की और आपने दवाई बदल दी। तो वो तमाम मेजर्स जो हैं, वो तमाम जो इक़दामात हैं जो मैंने इंटरकरेंट रेमेडी में वाज़ेह किए हुए हैं कि जब अच्छी दवा मुंतखब नहीं होगी, मुंतखब हुई दवा काम नहीं करेगी तो फिर कुछ और भी रुकावटें उनको दूर करना पड़ेगा, पोटेंसी को अप डाउन करना पड़ेगा, और इस तरह से बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपका मसला हल नहीं होता तो केस रीटेक करें, दोबारा मुशाहिदा करें। ठीक है जी, हाँ ये टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास जो पहला आज टॉपिक है वो है बेसिकली एनवायरमेंटल इमरजेंसी में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट occur when tissue super cold to well below 0 degree सेंटीग्रेड। जब आपका जो माहौल है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप गए हुए हैं, उसका अगर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाता है, बिलो 0 चला जाता है, -1, -2, -3, बाज़ ऐसे इलाके हैं जिनमें -30 भी होता है। कुछ हमारे जैसे हमारे ऊपर जो इलाके हैं, शुमाली इलाका जात हैं, जैसे सियाचिन है, नीचे K2 है, इसके बेस कैंप के एरिया जो हैं, यहाँ -डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ जाता है। आइस क्रिस्टल फॉर्म इनसाइड द सेल एंड मैक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस फर्दर कंप्रोमाइज टिश्यू वेबिलिटी। तो वो ये क्या होता है कि जो खून है आपका वो जम जाता है, कि एक आपका बॉडी का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को जब आप मेंटेन नहीं रखेंगे कि तो जब नीचे चले जाएंगे तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर जम जाएगा और टिश्यू जो है उनके अंदर जैसे बर्फ या क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे बर्फ फ्रॉस्ट होता है ना, बर्फ जमना शुरू हो जाएगी ना, ये आपका ब्लड जो अंदर आपका जो फ्लूइड है ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उससे क्या होगा कि आपकी टिश्यू की वो जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। तो जब मूवमेंट रुक जाएगी तो यहाँ पेन भी हो सकता है, ये स्वेलिंग भी हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और बाद दफ़ा आपको पता है जो बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो हाथ को या उस आर्गन को काटना भी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ नेक्रोसिस होकर गैंग्रीन हो जाती है। तो ये एक तो उस ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आपका टेम्परेचर बिलो 0 चला जाता है, लेकिन कुछ लोग कोल्ड सेंसिटिविटी भी उनके अंदर होती है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे यहाँ जो इन शहरों में जहाँ -0 भी नहीं जाता, 2, 3, 4 टेम्परेचर होता है, उनको चिल बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन ये सब लोगों को नहीं होता। ये जो बात कर रहा है ये बिलो जब जाएगा तो वहां जो भी बंदा जाएगा उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। तो लिहाजा जो हाई एल्टीट्यूड्स में लोग जाते हैं या क्लाइंबिंग करते हैं या जो पहाड़ों पे जो 7000 फुट की बुलंदी पे या 8000 फुट की बुलंदी पे जाते हैं, तो उस पे फिर वो ग्लव्स इस किस्म के होते हैं, जो एनवायरमेंटल ग्लव्स होते हैं, आप पूरी बॉडी को कवर करके जाते हैं ताकि कोई ऐसा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे लोग जो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करते हैं या पहाड़ों पे या चोटियां सर करते हैं, या हमारे फौजी जो हाई उस पे रहते हैं उनके फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है और अक्सर उनके हाथ कोई ऑर्गन जो है ना काटे भी जाते हैं। तो ये बड़ी इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को होम्योपैथिक बड़ा अच्छा तरीके से डील करती है। और
ये हमें समझना चाहिए। और फ्रॉस्ट बाइट के केस भी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते हमारे पास चिल ब्लेंस के केस आते हैं, जो हमारे नॉर्मल सिटीज के अंदर भी जब सर्दियों का मौसम होता है, जो कोल्ड सेंसिटिविटी उनके अंदर होती है, तो उनके ये देखते होंगे कि ये स्वेलिंग, आंखों में खारिश शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको हम चिल ब्लेंस कहते हैं। तो फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है कि जो बर्फ जैसी जिस्म के कुछ ऑर्गन जो एक्सपोज होते हैं वहां क्रिस्टल जमना शुरू हो जाते हैं, इसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। फ्रॉस्ट नाइट रेफर टू द सुपरफिशियल फ्रीजिंग इंजरी, इसको हम सुपरफिशियल इंजरी भी कहते हैं, मैनिफेस्टेड विद द ट्रांसिस्ट numbness and tingling and the resolve after the rewarming. No tissue destruction occur in frosting stage और इंजरी। लेकिन अगर आप इसको वक्त पे उसको वार्म कर लेते हैं, टाइमली आप उसको कवर कर लेते हैं, तो आप उससे उस सिचुएशन से बच सकते हैं। अब हमारे पास इसकी जो बड़ी दवाई है वो है एगेरिकस। एगेरिकस जो है वो आपकी चिल ब्लेंस में भी इस्तेमाल होती है, और एगेरिकस जो है, एगेरिकस जो इसकी लाइन है जी, उसको मेडिसिन कहाँ होते हैं। एगेरिकस जो है वो आपकी चिल ब्लेंस में भी काम करेगी, फ्रॉस्ट बाइट में, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्जे की ठंडक पाई जाती है। ये जो दवाई है ये प्रूविंग के दौरान हुआ कि इसने, जब इस दवाई का इस्तेमाल हुआ तो इसने बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर वो कैफियत पैदा की थी जो कि फ्रॉस्ट बाइट के अंदर होती है। लिहाजा हम बड़े एक्सपीरियंसली जो हमारे यहाँ फ्रॉस्ट बाइट आते हैं या चिल ब्लेंस आता है, उसके लिए हम एगेरिकस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक दवाई मैंने और यहां लिखी है, ट्यूबरक्लोनियम। ट्यूबरक्लोनियम जो है ये आपकी एटमॉस्फेयर, आपकी क्लाइमेटिक चेंज है जो बॉडी के अंदर आती है और जिससे बॉडी मुतासर होती है, ये उसके लिए मुदाफत पैदा करती है, बॉडी के अंदर एक सलाहियत पैदा करती है कि आप टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, उसके अंदर खिलाफ जो है ना, उसके खिलाफ जो है आप मदाफत पैदा करें। मसलन कई लोग ऐसे हैं जो कि सियाचिन जैसी जगह पे रहते हैं और वो उस एनवायरनमेंट से इम्यून हो जाते हैं और उन्हें वो जगह तंग नहीं करती, लेकिन वही बंदा अगर उठा के आप सिबी में ले जाएं या उस जहां टेम्परेचर 50 और 48 और 51, 52 के करीब होता है, तो वो बंदा वहां सरवाइव नहीं करता क्योंकि वो क्लाइमेट से इम्यून नहीं है। इसीलिए अगर वो बंदा, हम जो सिटी में रह रहा है, उसको उठा के वहां सियाचिन में ले जाएंगे तो वो मर जाएगा। तो क्लाइमेटेशन जो है, बॉडी की क्लाइमेटेशन क्या है कि वो आपका मुदाफ़ती निज़ाम ग्रेजुअली जब वो पहाड़ों में जो लोग बर्फों में रहते हैं, वो फिरते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन हम जो लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रह रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसको क्लाइमेटेशन कहते हैं कि आप क्लाइमेट से आस्ता आस्ता मिक्सअप हो जाए। तो इंसान के अंदर खुदा ने इतनी पावर रखी है कि वो हर मौसम के अंदर सरवाइव करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसको उससे इम्यून होना पड़ता है, उससे उस जगह से क्लाइमेट होना पड़ता है। तो ट्यूबर क्या करती है? ट्यूबर आपकी बॉडी के अंदर क्लाइमेट, चाहे वो क्लाइमेट हॉट हो चाहे वो क्लाइमेट कोल्ड हो, और स्पेशली कोल्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ये बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना देती है अगेंस्ट द कोल्ड। इसलिए आपको पता है ये नज़ले ज़ुकाम की भी बड़ी दवाई है। और ये एक और दवाई है हमारे पास, जिंकम मेट। जिंकम मेट के अंदर भी बड़ी सलाहियत पाई जाती है कि ये जो है बॉडी की जो रुख है, जो उसका जो बॉडी के अंदर कोल्ड सप्रेशन कर रहा है,
दबा रहा है क्लाइमेट, ये उस क्लाइमेट को रोकेगी। इसकी जो फिलोसफी है जिंकम मेड की, ये चीजों को अंदर से बाहर की तरफ धकेलती है और जो चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं उनको रोकती है। मसलन हम स्किन में इसको देते हैं कि अगर स्किन में कोई इरेप्शन हो जाती है तो वो इरेप्शन जब दब के किसी वाइटल ऑर्गन पे जाती है तो इसको वापस बाहर फेंकती है। तो ये ध्यान में रखें कि जो फॉरेन क्लाइमेट की चेंज बॉडी के अंदर आ रही है, ये उसको रेजिस्ट करवाएगी आपको और उसको रोकेगी। दोनों में फर्क है। वो जो अंदर सर्दी या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया गैरिकस, उसको हाई करेगी, ये बाहर से अंदर जाने को रोकेगी। और ट्यूबरक्लोनियम क्या करेगी, रेजिस्टेंस पैदा कराएगी बॉडी के अंदर। एक बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा कि जैसे कोई भी क्राइसिस होता है तो आप हेल्पर आ जाते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको पकड़ के बाहर ले जाते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोनियम जो है बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा करने की। एक दवाई और है, हमने यहां लिखी है हेलोडर्मा। अब हेलोडर्मा जो है ये बड़ी जबरदस्त दवाई है। हेलोडर्मा के अंदर वो कहता है इसके नस नस के अंदर सर्दी भरी होती है और इतनी सर्दी भरी होती है कि वो जो इतनी इसको चिल लगती है, इतनी सर्दी इसको लगती है कि ये घर के अंदर सुराख देखता रहता है कि कहीं कोई सुराख तो नहीं है जहां से हवा आ रही है, मैं उसको बंद करूं। इसके अंदर इतनी सर्दी पाई जाती है हेलोडर्मा के अंदर। और ये समझता है कि मैं बर्फ में पड़ा हूं, पूरे जिस्म को मैं समझता है कि बर्फ में पड़ा हूं। तो ये वाइटैलिटी को हाई करती है और ये उस एटीट्यूड में नहीं करेगा। ये तो यहां टेम्परेचर अगर 30 भी है तो उसमें भी अपने आप को सर्दी महसूस करेगा। तो एलोडर्मा ये है कि वो जो फ्रॉस्ट बाइट वाले को हम देंगे तो उसके अंदर बड़ी तेजी से एनर्जी पैदा करेगा और वो हीट लेवल ज्यादा पैदा कर देगा और आपको उस क्राइसिस से बाहर निकाल देगा। अब कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे सिलेशिया, गर्मी में भी सर्दी महसूस करता है। कैप्सिकम हमारी एक दवाई है जो कि मैंने गर्मियों में जून जुलाई में लोग कंबल ओढ़े होते हैं और चूल्हे के पास बैठे होते हैं। अब सर्दी वाली दवाइयां और बहुत हैं, लेकिन हमने टॉप पे जो दवाइयां रखी हैं जो स्पेशली फ्रॉस्ट बाइट करती हैं, जो बर्फ की सर्दी जो है वो मुतासर होते हैं, उसमें एगेरिकस है, उसमें जिंकम है, उसमें ट्यूबरक्लोनियम है, हेलोडर्मा, ये 4 दवाइयां टॉप पे हैं। उसके बाद मैंने कहा अब्राटेनम है, आर्सेनिक है, बोरक्स है, कैंथरस है, कार्बोवेज है, फेरमफास है, पेट्रोलियम की हमेशा जो स्किन की डिजीज होगी, जैसे उसको सोराइसिस है, उसको क्रैक्स पड़ते हैं, ये भी चिल ब्रेंस की दवाई है। इनकी अक्सर सर्दियों में जो है फुट रॉड हो जाता है, सर्दी से इनकी स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहां पेट्रोलियम काम करेगी। ये सोराइसिस में भी काम करती है। फेरमफास है, फास्फोरस है, आपकी पल्सटीला है। पल्सटीला का वही रोल है, हालांकि पल्सटीला जो है वो बड़ी गर्म मजाज दवा है। पल्सटीला बड़ी गर्म मजाज दवा है, लेकिन इसका रुख भी अंदर से बाहर की तरफ है, जिस चीजों को बाहर से प्रोटेक्ट भी करती है, ये चीजों को बाहर से प्रोटेक्ट भी करती है। इसी तरह स्लेशिया, मैंने आपको कहा स्लेशिया वाला भी जो है वो अगर उसको वो तो सख्त गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोया होता है, तो चाहे आप उसको जब आप लेके चले जाएं बिलो 0 टेम्परेचर में, तो फिर उसका क्या हाल होगा। तो वो जो है एक नॉर्मल बंदे से जल्दी उसके अंदर पकड़ा जाएगा। एक नॉर्मल बंदे से, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले बंदे से जिसको गर्मी लगती है, इसको तो गर्मी में भी सर्दी लगती है, तो इसको वाकई जब आप सर्दी में ले जाएंगे तो इसका तो बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरह रस्टॉक्स वाला जो है वो हमेशा सर्द मौसम में, बरसाती मौसम में ये तकलीफ उठाता है। तो ये हमने पहले दर्जे की दवाइयां ऊपर रखी हैं, सेकंड दर्जे की भी हमने दवाइयां नीचे, जैसे टेरीबेंथीना है, टैम है, टैमस है, ये वो दवाइयां हैं। कैप्सिकम भी ऊपर जिक्र हो गया।
ये सारी दवाइयाँ सर्द मजाज हैं, ये सारी दवाइयाँ नक्स व मीका सर्द मजाज है। नक्स व मीका को भी सर्दी लगती है, और सुराइनम सर्द मजाज है, सुराइनम भी सर्दी से तकलीफ उठाता है। तो आप क्या करते हैं, सुराइनम एंटीसोरक है, सल्फर भी एंटीसोरक है। सल्फर गर्म मजाज है, सुराइनम नरम मजाज है, ठंडे मजाज है, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, सल्फर को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जब आप इंटरकरंट करेंगे, जैसे ट्यूबर देते हैं, तो आप सुराइनम भी दे सकते हैं। अब कल्केरिया कार्ब है, वो भी ठंडे मजाज का है, उसको भी सर्दी ज़्यादा लगती है। अब कल्केरिया कार्ब के पाँव को ज़्यादा सर्दी लगेगी, बेलाडोना के पाँव को ज़्यादा ठंड लगेगी, स्लेशिया की पूरी बॉडी को ठंड लगेगी। तो ये ध्यान में रखें कि जो टेम्परेचर 0 से नीचे आएगा, तो वहाँ ये दवाइयाँ को एज ए प्रोटेक्शन भी आप इस्तेमाल करेंगे और एज ए ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, एपरसल्फ भी ठंडी दवाई है। ये कुछ मजाज होते हैं जो टेम्परम, लेकिन जब आप 0 से नीचे चले जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस पे, तो फिर जो नॉर्मल बंदे फेस करने वाले होते हैं वो भी फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ये तो देखें एनवायरनमेंट की वजह से, ये एनवायरनमेंट की वजह से बर्फ पड़ी हुई है तो आपको चिल बैलेंस होगा। एक हाइपोथर्मल और भी चीज है, इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। हाइपोथर्मल इज डिफाइंड एज अ कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ बिलो 35। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 है या 98 है, ठीक है जी, 36। वो कहता है 36 तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, 36 से 35 पे आ जाता है और उससे नीचे आना शुरू हो जाएगा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, वो 35 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर 35 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो कहता है 33 to 35 माइल्ड है, ये हल्का है। 36 होना चाहिए, 36.2 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 98.5 होना चाहिए। अगर 98.5 से बढ़ता है तो हम कहते हो टेम्परेचर हो गया, हमें कम होता है तो बिलो टेम्परेचर है। तो ब्लड बॉडी को अपने फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत है। और मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ हमारे यहाँ सेंसर लगे हुए हैं नाक के अंदर, जो बाहर से गर्म टेम्परेचर आता है तो ये सेंसर कहते हैं 5 से 7 सेकंड के अंदर उसको बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करेगा। बॉडी के अंदर बाहर माइनस टेम्परेचर आ रहा है तो ये जो सेंसर यहाँ लगा हुआ है, इसका काम ये है कि वो सेंस करेगा और यहां से बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर ले जाएगा। नेचर ने ये प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही बर्फ में बैठ जाएंगे तो फिर तो ये एक लिमिट तक तो उसको रेजिस्ट करेगा, लेकिन वो आखिर वो बैरियर तोड़ के अंदर चला जाएगा। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 35 से ऊपर रहना चाहिए। अगर 35 से नीचे आता है तो फिर इससे डेथ भी हो सकती है। मसलन वो कहते हैं 33 तक आ जाता तो खैर है, कोई बात नहीं। 33, 35 को तो कहते हैं माइल्ड। वो कहते हैं 29 to 33 आता है तो फिर मॉडरेट है, फिर खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर आप वो थर्मोमीटर लगा के जुबान के नीचे रखते हैं या बगल में रखते हैं या आजकल माथे भी आता है, वो लगा के देखते हैं कि वो टेम्परेचर शो का है, ये तो 22 और 28 सीसी है, तो वो कहता है ये सीवियर है। और अगर ये 9 to 21 होगा तो वो कहता है प्रोफाउंड है, फिर कहता है वो गया डेंजरस जोन में चला गया। ये बॉडी अगर आप बर्फ में फिर रहे हैं ना तो फिर भी बॉडी इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर आके फ्रॉस्ट बाइट करता है। वो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है आपको फ्रॉस्ट बाइट करता है, ये इंटरनल आपका
जो बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जिसमें आपके एंजाइम कर रहे हैं, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें हार्ट उस खास टेम्परेचर में काम कर रहा है, तो वो सारे फंक्शन जो है, लिवर उस टेम्परेचर में काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उस टेम्परेचर में काम करेगा। तो वो टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रह सकता, इवन आपका जो स्पर्म होते हैं वो एक खास टेम्परेचर के अंदर लाइव रहते हैं, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हजारों लोगों पे चेक करके ये कहा कि ये 35 से नीचे जाएगा तो फिर आप ये समझें कि ये आपके लिए खतरे की घंटी। अब उसको प्रेजेंटेशन क्या होगी? इनिशियली टैकाकार्डिया होगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। टैकाकार्डिया क्या होता है? जब टेम्परेचर लो होगा तो हार्ट को खतरा लाक हो जाएगा, वो तेज तेज चलना शुरू कर देगा, मैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करूं। अब वो तेज से चलने का प्रोग्रेस जब करेगा तो फिर वो ज्यादा तेज चल 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 के थक जाएगा तो फिर स्लो हो जाएगा, फिर उसको कहते हैं ब्राडाकार्डिया, फिर स्लो पल्स शुरू हो जाएगी। एज ए बॉडी कोर टेम्परेचर ड्रॉप प्रोग्रेसिवली तो फिर क्या होगा? ब्राडाकार्डिया होगा। टैकाकार्डिया तेज चलना, ब्राडाकार्डिया स्लो चलना। प्रोग्रेसिवली कंफ्यूज एंड सीएनएस डिप्रेशन एज कोर टेम्परेचर ड्रॉप। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो ड्रॉप हो जाएगा, कोई हाथ काम करना छोड़ देगा, कोई और इस तरह की एबनॉर्मलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इनिशियली टैकाकार्डिया, देन प्रोग्रेसिव डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल जो है आपका ब्रीदिंग का वो 35 होना चाहिए, 30 से ऊपर होना चाहिए, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन आना अंदर कम हो जाएगी। तो ये इमरजेंसी कौन सी है? जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए। अब हमारे पास जब आप थर्मामीटर लगाते हैं, एक बंदा आपके पास कांपता हुआ आ रहा है, एक बंदा आपके पास आ रहा है, उसको कहते जी मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरी पल्पिटेशन तेज हो रही है, तो अमूमन फौरी तौर पर क्या करते हैं? थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि आया इसकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक है। पहला काम क्या करता है डॉक्टर जब इमरजेंसी थर्मामीटर लगाता है? यही काम करता है ना, वो देखता है कहीं बॉडी का टेम्परेचर कम तो ज्यादा तो नहीं है। फर्स्ट इमरजेंसी जब डील की जाती है तो क्या किया जाता है? फौरन थर्मामीटर लगा के देखा जाता है। अच्छा फिर ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाता है। ठीक, ये दो काम फौरी होते हैं। ऐसे ही होता है ना, इसका फौरन ब्लड प्रेशर करो, इसका टेम्परेचर चेक करो। तो ये इनिशियली फौरन चेक किया जाता है। तो आप ये देखते हैं कि उसका जो है बॉडी टेम्परेचर लो है, तो फिर क्या? फौरन अब वो ये उसने जो है ना साइंस भी बनाए हुए हैं कि मसल जो है फर्स्ट कंफ्यूज जब होता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाता है, डिफिकल्ट स्पीकिंग शुरू हो जाती है। देखिए कंफ्यूजन, ब्रेन में कंफ्यूजन आ जाएगी, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, कंफ्यूज हो जाएगा, मैं तो अच्छा भला था अभी। शिवरिंग, कांपना शुरू हो जाएगा, देखें उसने ये पोजीशन, तो ये कहता है, सवाल करता है ये क्या हो गया। डिफिकल्टी टू स्पीकिंग, उसका बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नहीं है तो वो उसके ऑर्गन साथ देना छोड़ देंगे। फिर उसको क्या, नींद उसकी उड़ जाएगी। नींद कहाँ आएगी? जब बेचैनी, कंफ्यूजन, शिवरिंग शुरू हो जाएगी तो नींद कहाँ आ जाएगी? स्टिफ मसल स्टिफ हो जाएंगे, काम करना छोड़। आगे जी समझ? लो टेम्परेचर। एक हमने एनवायरनमेंट देखी कि बाहर बर्फें पड़ी हुई हैं, तो हमें हमारे ऑर्गन जो हैं वो उसके अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, वो फ्रॉस्ट बाइट उसको कहते हैं। ये बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर लो हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है आपने?
कार्बोवेज जो है, ये 3 जो ऊपर दवाइयां लिखी हैं, 3 जो ऊपर वाली हैं, नीचे वाले को बाद में देखेंगे। मैं ये 3 दवाइयां फौरी आपको, ये वराइटम अल्बम, आपको पता है जब हार्ट अटैक होता है, जब कॉलरा होता है, तो कोल्ड स्वेट आ जाती है, और ठंडे पसीने जब आते हैं तो वो खतरे की बहुत बड़ी अलामत समझाता है। और फिर वो ठंडा पसीना जब आ जाए तो लोग कहते हैं अब ये इट्स गोइंग टू द डेथ पॉइंट, ये मौत की तरफ जा रहा है। क्या? अंदर का जो वाइटल एनर्जी है वो लो हो गई है। लैक ऑफ वाइटल हीट, लैक ऑफ वाइटल हीट कम हो गई है। अब आर्गन आगे कैसे चलेंगे? अगर कायनात में सूरज ना होता तो ये जो हमारा हीट लेवल है ये मेंटेन ही नहीं हो सकता था, फिर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था। आपको एक मुसलसल हीट मिल रही है ना, वो हीट कहां से आ रही है? वो सूरज दे रहा है। तो बेसिकली सोर्स जैसे सूरज है आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह ये हीट जो है बेसिकली जिंदगी की अलामत भी है। ये जिंदगी की अलामत भी है, ये जिंदगी के लिए खतरा भी है। एक खास लेवल तक जिंदगी की अलामत है, एक खास लेवल से गिर जाए तब भी जिंदगी के लिए खतरा है, एक खास लेवल से जिंदगी में बढ़ जाए तब भी जिंदगी के लिए खतरा है। तभी तो उसने जमीन इस लेवल पे रखी हुई है कि सूरज की एक खास हीट यहां तक आए। अगर वह हीट कम होगी तो फिर फ्रास्ट बाइट होंगे, फिर आपको बिलो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। और अगर वो हीट आप मेंटेन करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, तो फिर जिंदगी की इसकी अलामत है। और ये बड़ा जरूरी है इमरजेंसी मॉनिटर करना। मैंने कहा ना, आपके डॉक्टर के पास जाते फौरन थर्मामीटर मुंह में लगता है। क्या बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, क्या बॉडी का टेम्परेचर कम है? दोनों सूरतों में इमरजेंसी है भाई, दोनों सूरतों में इमरजेंसी है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या आप उसको कहेंगे जी फीवर हो गया इसको, और फीवर जब हाई टेम्परेचर होगा 36 से ऊपर हो जाना चल जाएगा तो हम कहेंगे जी ये तो अब बुखार शुरू हो गया। 36.5 तक नॉर्मल है, 36.3 37 तक भी नॉर्मल गिना जाता है, लेकिन उससे ऊपर चला जाएगा तो फिर फेवरेज कंडीशन हो जाएगी। उसकी क्या वजह है उसको देखा जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले वराइटम अल्बम स्ट्राइक करनी चाहिए। वराइटम अल्बम जो वाइटल हीट है बॉडी के अंदर उसको फौरन एनहांस करता है, और मिनट, जिस तरह मैंने कहा ना, यहाँ 5-7 सेकंड में बॉडी का टेम्परेचर बराबर होता है, ये भी सेकंड के अंदर टेम्परेचर बराबर कर देगी, सेकंड के अंदर टेम्परेचर बराबर। और दूसरी जो बड़ी दवाई है वो कार्बोवेज है। आपको पता है कार्बोवेज जो है वो डेथ पॉइंट पे भी वापस लाती है। वराइटम अल्बम डेथ पॉइंट से बंदे को वापस लाती है। वराइटम अल्बम मरते मरतों को बचाती है, कार्बोवेज मरते मरतों को बचाती है। और फिर एडोडर्मा के बारे में मैंने पहले कहा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये फर्स्ट रो आपने ये दवाइयां ट्राई करनी है, और ये आपको 90% से ज्यादा रिजल्ट दे देंगे। फौरन बॉडी टेम्परेचर ये फौरन ले जाएंगे ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लगाती। कार्बोवेज भी फौरन आप 2 मिनट 3 मिनट बाद ले जाएगी ऊपर। वैसे लोग कैम्फर बॉडी का टेम्परेचर हाई रखती है। अक्सर ख्वातीन जो हैं वो शादियों पे जाती हैं तो जो होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं उनको वो कैम्फर 30 की डोज दे देंगे ताकि उनके जो कपड़े शादियों पे ज़रा इतने हैवी नहीं पहने जाते, कोट शोट ये तो वो बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखती है कैम्फर। आप कार्बोवेज ले लें, वो बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखेगी, थोड़ा बढ़ा देगी तो सर्दी कम एहसास होता है। वराइटम अल्बम इस तरह से। बाकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है दवाइयों की, ये हमने इसलिए डाल दी है
ताकि आपके जहन में ये मैंने देखे ना, इसमें एलोमिन है, इसमें एंड्रोकोटोना है, ग्रेंडेलिया है, रोंडो है, रेनिया है। अब ये देखें, ये जो दवाइयाँ मैं देखी हुई हैं, ये दवाइयाँ, ये एलर्जी की भी दवाइयाँ हैं, कोल्ड एलर्जी की। आर्सेनिक है, ब्राटा कार्ब है, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया कैम्फर नीचे आ गई है, कार्बोनिमेलस है, कॉस्टिकम है, कोटेलस कास्कावेला है, डलकम, ये सारे देखे ना, ये सारी, ये एपर सल्फ है, हाइड्रोजन है, ये सारी सर्दी की दवाइयाँ हैं, जिससे आप नज़ला ज़ुकाम भी होता है, बुखार होता है, तो इन सारी दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टॉप पे, क्योंकि आपने इमरजेंसी डील करनी है, आप इनके अंदर कंफ्यूज में बात जाएंगे ना कि पहले तो हमने उसको टॉप लेवल की दवाइयां हमारे जहन में होनी चाहिए, टॉप लेवल। जैसे हमने पीछे क्या कहा, एगेरिकस होगी, एलोडर्मा होगी, जिंको, वो टॉप की तीन, फिर बहुत बड़ी लंबी लिस्ट, यहां भी टॉप, ब्राइटमल्बम, कार्बोवेज, एलोडर्मा, फौरन रिकवरी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉप। और वो कहते हैं कि हीट रिलेटेड इलनेस, ये हीट, वहां टेम्परेचर लो हो गया, यहां अब टेम्परेचर हाई आ गया, हीट रिलेटेड, ये इमरजेंसी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी पता है कि सन स्ट्रोक आता है, सन स्ट्रोक हीट रिलेटेड इमरजेंसी। अब हीट रिलेटेड इलनेस इज यूजुअली सीन द बॉयलर ऑपरेटर्स। अब ये कौन सा, जो बॉयलर ऑपरेटर है, बॉयलर समझो ना, पानी गर्म करने वाला जो बॉयलर होता है, उसका ऑपरेटर है, उसको ये मिल सकती है। अब ये ना चक्करों में पड़े रहना कि सन स्ट्रोक ही मिलेगी तो मिलेगी। यू कहता है बॉयलर ऑपरेटर, स्टील वर्कर, स्टील का गर्मी में लोग काम करते होते हैं, लोहा तो गर्म होता है, ये वहां से मिल सकती है इसको। तो प्रोफेशनली जब आपके पास कोई हीट का पेशेंट आएगा कि मुझे हीट लग गई है, तो क्या आपने पूछना उससे कि कोई बॉयलर ऑपरेटर है तू, कोई धूप में फिरता रहा है तू लोहे का काम तो नहीं करता, कोल माइनर जो हमारे उसका होता है, कोयल माइनर्स के अंदर तो नहीं काम करता, छतों पे काम करने वाला तो नहीं है, ठीक है ना जी। लेबर वर्किंग आउट ऑफ द डोर है जी। एथलीट्स है जो गर्मी में दौड़ रहा है, वर्किंग आउट इन द हाई एबिलिट हीट सिचुएशन, वो लोग जो गर्म जगह पे काम करते हैं, गर्म, जैसे तंदूर के आगे बंदा खड़ा है, तो टिक्के बनाने वाला जो उधर से दे, सर्दी है तो गर्मी है, उसके सामने खड़ा हुआ है ना। किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है और किचन के साथ चूल्हे के सामने खड़ा हुआ, ये तो सारी हीट रिलेटेड डिजीज है। समझ आ गई आपको? आपके पास प्रोफेशनली हमें नहीं पता चलता, बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जो हीट, उनको कुछ इम्यून होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जब हो जाएगी तो फिर वो बीमार हो जाएंगे। तो वो आपको समझा रहा है कि ये सिर्फ हीट सिर्फ नहीं कि सूरज से ही आए, ये भी हीट मिल रही है आपको। Thermoregulatory mechanism like the sweating and peripheral vasodilator result the heat loss of maintenance of core body। अच्छा, एक और भी बड़ी चीज होती है, हमारे कुछ मसाम्स हैं जो जब बहुत ज्यादा बॉडी की अंदर हीट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, प्रेस्पिरेशन हो जाती है, पसीना, स्वेटिंग शुरू हो जाती है। वो बॉडी को स्वेटिंग होने से क्या होता है, बॉडी कोल्ड हो जाती है। एक नेचुरल वे है जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी क्या होगा, पसीना आएगा, पसीना आएगा तो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करेगी। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसको पेशाब और दवाई देंगे, तो पेशाब आएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह
जब हीट ज़्यादा बढ़ेगी बॉडी के अंदर तो स्वेटिंग होगी। अब हमारे पास ज़िंदगी में मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं और बड़े मज़े के केसेस हैं। वो गर्मी में रह नहीं सकते थे, वो गर्मी में इसलिए नहीं रह सकते थे कि उनके जो पोर्स है, मसाम है, ये बंद थे, और जब वो गर्मी होती थी तो वो स्वेट नहीं करते थे। तो ऐसे मरीजों को या तो एसी में रखा जाता था या फिर वो नादर एरिया में ठंडी जगह भेजा जाता है। मेरा पहला केस था, आज से कोई 25 साल पुराना है। मेरे एक दोस्त है, मेहदी साहब का बेटा है, वो अखबार में काम करते थे, तो मुझे कहने लगे कि मेरा बेटा जो है ना, वो जो है ना पिंडी इस्लामाबाद नहीं रह सकता, हमें वापस उसको गिलगित भेजना पड़ता। तो उसको मैंने एक्सरे दे के नेट्रम और सीएम की एक डोज दी। ये जो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, नेट्रम और उसको खोल देती। अभी मेरे एक और मिलने वाले हैं, वो बच्चा स्वीडन में था और वो डिप्लोमेट हैं, उनके बच्चे के ये पोर, वो गर्मी में नहीं रह सकता, इसके पोर्स बंद थे, उसको भी मैंने यही दी, उसको भी ठीक। तो नेट्रम में और स्वेट को बहाल करता है, नेट्रम में स्वेट को, ऑस्मोसिस प्रोसेस, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेट्रोम्योर के जिम्मे, और नेट्रोम्योर आपका स्वेट जब बहाल करता है तो ये जो उसका कह रहा है ना कि रेगुलेट करता है थर्मो को, हीट को रेगुलेट करता है। जब ज्यादा हीट हो तो खुदा ने एक आपके अंदर निजाम रखा हुआ है, खुदा ने आपके अंदर एक निजाम रखा है जो उसको डिफेंस करता है। डिफेंस क्या करता है कि वो स्वेट पैदा करेगा, बॉडी का जो प्रेशर है वो उसको रिलीज कराएगा। इसलिए देखो ना, सर्दियों में पसीना नहीं आता, गर्मियों में पसीना आता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो अंदर हाई हो जाता है या बाहर के टेम्परेचर की वजह से, तो पहला काम बॉडी खुद डिफेंस करती है, हो जाता है, आगे चलती है। लेकिन ये तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है ना। लेकिन आपके पास तो वो मरीज आएगा जिसको पसीने से वाका नहीं हो रहा, जिसका अपना मैकेनिज्म तो नहीं काम कर रहा, तो वही आपके पास आएगा ना। वो क्या कहता है, हीट से क्या होगा, हीट क्रैम्प्स हम इनको कहते हैं। पेनफुल skeletal muscle contraction and severe muscle spasm and onset of the core body temperature increase क्या 39 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर, मसल के अंदर क्रैम्प पड़ना चाहिए। Heat exhaustion, if the person is not removed from the high or prevent heat situation, then the heat cramp। वो कहता है अगर अब उसको अवॉइड नहीं करता, हाई टेम्परेचर्स को, उसे बचने की कोशिश नहीं करता, तो क्या होगा, देन हीट क्रैम्प प्रोसेस टू द डिहाइड्रेशन। ये हीट क्रैम्प पड़ते रहेंगे तो फिर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, डिप्लेशन, वर्सिंग मसल्स क्रैम्प, मसल क्रैम्प बढ़ते जाएंगे, हेडेक हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। आप अक्सर, मैं आपको बताऊं ना कि हमारे पास जो सर दर्द होता है ना, जैसे मैं नेट्रोमेयर है, नेट्रोमेयर बड़ी मजे की दवाई है। नेट्रोमेयर हम 3-4 सवाल पूछते हैं, सर दर्द होता है, गर्मी ज्यादा लगती है, कब्ज होती है, प्यास होती है, किस चीज की अलामतें हैं सारी। जब पानी बॉडी से कम हो जाएगा तो कब्ज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर दर्द हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्स्ट, पानी की जरूरत पड़ेगी ना, पानी की जरूरत। तो नेट्रोमेयर जो है हेडेक, जो गर्मी का सर दर्द है, आप अगर उससे 4 चीजें नेट्रोमेयर की याद रखें, सर दर्द, थर्स्ट, हीट, कॉन्स्टिपेशन। मैं कहता हूं ये अगर अलामतें आप 4 पकड़ते हैं तो कैंसर वाला भी ठीक हो जाएगा, ल्यूकीमिया वाला भी ठीक हो जाएगा। ये ऐसी की है इसकी, ये इसकी चाबी है। अब यहां नेट्रोमेयर कैसी मजे की लगती है,
तो हीट, अच्छा और क्या हो सकता है जी? और ये हो सकता है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। अक्सर औरतें आपको कहती हैं कि जी वो मैं चूल्हे के पास जाती हूँ, मुझे गर्मी लगती है, मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है। ग्लोनाइन है, बेलाडोना है, नेट्रोम्योर है। अक्सर बाजार जाती हैं, वापस आती हैं तो उससे हो जाता है, तो नेट्रोम्योर है, नेट्रम कार्ब है। अब वो कहता है कि इसके अंदर भी हेडेक होगा, इसके अंदर भी ट्रैकाकार्डिया होगा, नोजिया होगा, मोमेंट होगी, ऑर्थोस्टेटिक डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे। तो आपको जो पेशेंट आपके पास आता है, यू मस्ट द नॉलेज ऑफ कॉजेटिव फैक्टर। कहीं हीट तो नहीं इसको लगी, कहीं ये लोहे का काम तो नहीं रात दिन को धूप में करता है, कहीं ये जो है वो टिके के सामने तो कुक तो नहीं है, हर वक्त चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है, कहीं तंदूरची तो नहीं है, कहीं बॉयलर का काम तो नहीं करता, कहीं गर्मी में दौड़ता तो नहीं है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। और बड़ी मजे की 4 5 6 दवाइयां तो बड़ी टॉप की हैं, आप देंगे तो बंदा आपका सेटल होता जाएगा। क्या हम ईट इमरजेंसी को इग्नोर नहीं करते? हमें इस बात की अगर समझ नहीं है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, हम किसी और चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जब आपको इन्वायरमेंट का ही नहीं पता, इसलिए कहते हैं कि बंदा आया कहां से, उसको प्रोफेशन क्या, वो किस एनवायरमेंट से आया है। तो ये जो इमरजेंसी का जो हमारा टॉपिक है, ये आपको अगले कई 100 साल तक भी लोगों को काम आता रहेगा, क्योंकि ये सीरीज ही किसी ने नहीं की, इस टॉपिक को किसी ने इकट्ठा ही नहीं किया। हमने हेड टू टू इमरजेंसी को इकट्ठा किया है। एक जगह पे लोगों को कहा कि सर से लेके पांव तक, चाहे वो कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई कॉजेटिव फैक्टर कोई भी इसके अंदर है, चाहे वो स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्या रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसाइड, किडनी फेलियर में जा रहा है, कुछ भी इमरजेंसी है भाई, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है। और वीनम इमरजेंसी अभी हम करेंगे आगे कि कोई पॉइजन काट, सांप काट जाता है तो आपने क्या करना है, टॉक्सिकोलॉजी हम करेंगे। तो हम 2 लेक्चर मेरे और रहते हैं, तो हम ये फिर इमरजेंसी को, हो सकता है हम कोई मिसलिनियन इमरजेंसी का भी एक टॉपिक क्रिएट करें। तो ये वो टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं टच हुए होंगे, लेकिन इस तरह से किसी सीरीज के अंदाज में किसी एक जगह पे आपको सारी इमरजेंसी मिल जाती है। और ये हमारी कोशिश थी कि हमने, और मेरे साथ मेरा दोस्त है मोहम्मद खान, उसने मुझे बड़ी हेल्प की, और वो चूंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अमेरिका में इमरजेंसी एस्टेटिक्स, वो कहता है हमारे पास 0 से लेके 100 ईयर तक हर टाइप की इमरजेंसी है। और मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है, और होम्योपैथी के लिए ये ब्लेसिंग है कि हमें ये टॉपिक इकट्ठे करना भी बड़ा मसला था कि एग्जैक्ट टॉपिक हम लोगों के सामने रखें कि ये वो टॉपिक हैं जिनको हमें इमरजेंसी के तौर पर एड्रेस करना है। तो ये कितनी खुदा की तरफ से मेहरबानी है उसकी कि वो मेरी होम्योपैथी बरादरी के लिए या आम लोगों के लिए भी ये टॉपिक हमने सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए कि स्ट्रोक होता तो क्या होगा, हार्ट अटैक होता तो क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर है तो क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फेलियर हैं, किडनी फेलियर, सारे टॉपिक हमने एक सीरीज बना के हम उसको ले। इसीलिए अब जैसे एनवायरमेंटल है, फिर वेनम है, कोई सांप काट जाता है, कोई बिच्छू काट जाता है तो क्या करना है, ये भी इमरजेंसी है ना। कोई पॉइजन खा जाता है, कोई जहर कर जाता है, कोई किसी, तो ये सारी चीज़ें हमें, और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक नई सीरीज़ में देने में खुदा ने मुझे सुरखरू किया, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और स्पेशली हमारे जो मरीज़ हैं, जो डॉक्टर हैं, हमारे होम्योपैथ डॉक्टर, उनके लिए एक नई अवेयरनेस है, उनके लिए एक नई अवेयरनेस है। और उनकी जो इमरजेंसी से लोग भागते थे वो भागेंगे नहीं, क्लिनिकली इंशाल्लाह। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई खोल के इमरजेंसी क्लिनिक बैठ जाए,
अगर कुछ भी नहीं वो करता तो ये पूरी इमरजेंसी की हमारी सीरीज़ को समझे, बार बार पढ़े, उसे बार बार लेक्चरों को सुने, तो वो एक इमरजेंसी क्लीनिंग मेंटेन कर सकता है। क्योंकि हमने देखे ना, गुर्दे की इमरजेंसी आई तो गुर्दे का पेन है तो मैंने सारी चीज़ें, वो उसमें आपने क्या करना है, हार्ट अटैक, बुखार से हमने शुरू की और सारी हम डिटेल करके आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक इज द catastrophic life-threatening emergency that occur when the body on the thermoregulatory mechanism fail and patient has continued to abate the heat exposure। वो कहता है हमारे बॉडी का जो एक लेवल है जो हीट को रेजिस्ट करता है वो ब्रेक होगा, क्योंकि आप मसलसल सूरज की उसमें हीट पे आप 44 सॉरी 44, 45, 46, 47, 50 के टेम्परेचर में आप हीट एक्सपोज हो रहे हैं और आप उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे, तो एक मैकेनिज्म है बॉडी का, वो एक हद तक आपको सपोर्ट करेगा। वो जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हीट आपके बॉडी के अंदर दाखिल हो, और उससे क्या होगा, हीट स्ट्रोक से लोग बंदे मर जाते हैं, हीट स्ट्रोक से ओडीमा हो जाता है, हीट स्ट्रोक से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बेशुमार मसाइल हीट स्ट्रोक से हो सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आगे जरा। कोर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली ग्रेटर देन 41, पेशेंट प्रेजेंट विद altered level of consciousness, confusing, drowsy, disorientation, muscle twitching, ataxia, irritability, psychosis, profuse sweating may be seen। साइकोसिस, वो कहता है बंदा आपको लगेगा कि ये तो कोई जहनी मरीज है, उल्ट पुटुंग। मेरे पास एक केस आया और बड़ा ज़बरदस्त वो केस था। वो केस ये था कि वो कश्मीर कहीं गया और सन एक्सपोज हुआ, और मेरे पास जब आया तो वो उसको 5-6 महीने हो चुके थे और उसको लाइलाज करार दिया गया। वो बंदा खड़ा होकर चल नहीं सकता था, वो बैठ से ही नहीं सकता था, वो अजीब अजीब यूं 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 करता था, यूं यूं चीज़ें पकड़े, यूं यूं करे, इस तरह की हरकतें, मतलब यूं यूं चीज़ें पढ़ना, तो ये साइकोसिस हो गया। डिसोरिएंटेड, आपको उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, उसको पहचान ही नहीं किसी की कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और वो मेरे पास लेके आए, तो वो आके कोच पे उसको लठाया और जो मैं ऊपर बस यूं करी जाए, ये कौन है कोई पता नहीं, ये कौन है कोई पता नहीं। अच्छा, मैंने उसको पहले तो मैंने जलसीम वालम की डोज दी, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कोई पता, मैंने